हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। जैसे कि आप जानते हैं बिहार बोर्ड हमने शुरू कर दिया है और बिहार बोर्ड के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान जो क्लास 8 का है और उसका जो विषय है भूगोल, भूगोल के अंतर्गत हमने हमारी जो किताब है हमारी दुनिया उसको शुरू कर दिया। दोस्तों एक एक करके हम लोग यूनिट वाइज रिविजन कर रहे हैं और आज हम लोग पहुंचे हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशन के अंतर्गत और इकाई हमारा चल रहा है इकाई 1 घ। आपको पता है इकाई 1 घ का नाम क्या है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं इकाई 1 घ का नाम है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, जो भी चैप्टर या यूनिट के बाद क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज होती है, उनको हम सॉल्व करते हैं और उसका नाम हमने दिया है बिहार बोर्ड सॉल्यूशन। तो आप आराम से इत्मीनान से ध्यान रखिए कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं और अगर आपको कोई क्वेश्चंस गलत लगता है, आपके पास लिखा हुआ कोई त्रुटि है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको कोई इसमें कुछ अलग चीज़ लगती है, कुछ नया प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ करके हमसे जो है क्वेश्चंस का डिमांड कर सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, या कोई नया क्वेश्चन भी इस चैप्टर से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ये आज़ादी आपको पूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? अगर हम लोग खनिज के भंडार की बात करें तो हमारे भारत देश में गोंडवाना क्रम का खनिज मिलता है। हमारे भारत देश में टर्सरी क्रम का खनिज मिलता है। ये गोंडवाना क्रम चट्टान होती है, चट्टानों का नाम है ये, और भारत में सबसे ज़्यादा चट्टानें इसी प्रकार की पाई जाती हैं, जो कि खनिज हमारे देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो इनमें से खनिज की बात करें तो इनने खनिज की बात कही तो ये 3 खनिज है, बाकी तो है ही नहीं। चौथा सौर ऊर्जा नहीं है, तो 3 खनिजों में से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। और भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है कोयला। कोयला एक गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो कोयला होगा। अब ऐसा नहीं है कि गोंडवाना क्रम की का कोयला के अलावा और दूसरा कोयला हमारे देश में नहीं होता है। मैं बता दूं आपको कि भारत में दूसरे प्रकार का कोयला भी होता है और वो टर्शरी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन टर्शरी प्रकार की चट्टानों में जो कोयला पाया जाता है वो अति उच्च क्वालिटी का नहीं होता है, जबकि उत्तम सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। लेकिन फिर भी भारत में दूसरे नंबर का जो सर्वोच्च कोयला होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। मैं आपको यहाँ कोयले के नाम भी बताया जाता हूँ कि पहले कोयले का जो सबसे उत्तम किस्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रासाइट, उसका नाम होता है एंथ्रासाइट। कोयले की जो दूसरी किस्म होती है उसका नाम होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस नाम का कोयला। और तीसरा होता है लिग्नाइट, लिग्नाइट नाम का कोयला। और चौथा होता है पीट। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे उच्च क्वालिटी का ये होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और सबसे जो बिल्कुल बहुत कमज़ोर क्वालिटी जो होती है वो पीट कोयले की होती है। मतलब ये ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन अगर आपको एंथ्रासाइट कोयला मिल जाता है तो उसको जलाते रहो, कहीं देर तक जलेगा और काफ़ी सारी एनर्जी वो ऊष्मा आपको देगा। तो गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? कोयला। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी मैंने बताया उसी में से क्वेश्चन आ गया। इसको आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया कि सर्वोच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। प्रश्न क्रमांक 2 यही पूछ रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, और चारों के चारों नाम मैंने आपके सामने लिखे थे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वह कोयला सबसे उत्तम किस्म का होगा। और एंथ्रासाइट कोयला ऐसा कोयला होता है जिसमें 80% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है और ये इसमें ज़्यादा धुआं भी नहीं निकलता है, ये जलता बहुत है और काफ़ी ऊष्मा रिलीज़ करता है, ऊर्जा देता है। इसीलिए सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट ही होता है। बिटुमिनस दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में एंथ्रासाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई पूछा जाए कि कौन सा कोयला मिलता है तो फिर आपका आंसर होना चाहिए बिटुमिनस, जो कि अभी आपके सॉल्यूशन में नहीं दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर नया क्वेश्चन बनाया जाए तो हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं बिटुमिनस। और अभी हमारा उत्तर क्या होगा? सर्वोच्च, इन चारों में सर्वोच्च तो एंथ्रासाइट होता है और सबसे कम सर्वोच्च की बात करें तो पीट कोयला जो है वो सबसे कम उत्तम किस्म का होता है। प्रश्न क्रमांक 3 हमारा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र इतना फेमस क्यों हो गया है कि भाई सिंगरौली के बारे में क्वेश्चन तक पूछ लिया कि कौन सी जगह पर है। तो ये बात तो तय है कि सिंगरौली में ऐसा कोयला कुछ तो खास है यहाँ के कोयला क्षेत्र में कि वो औरों से अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगरौली एक जिला है
जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और इस सिंगरौली जिले के अंदर में अंदर मतलब जमीन के अंदर हमें कोयला की इतनी बड़ी परत, इतनी मोटी परत मिली है कि एशिया की सबसे मोटी परत उसे कहा जाता है। तो है ना एक कमाल की बात। अगर आपको ये पता है कि पूरे एशिया में सबसे मोटी परत कोयले की कहीं एक जगह पर है तो फिर वो फेमस तो होना चाहिए। ऐसे में सिंगरौली फेमस हो गया। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में आता है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का एक ही जिला है वो जहाँ से वो समय रेखा गुजरती है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। हमारा देश की मानक समय रेखा इस राज्य मध्य प्रदेश राज्य के एक ही जिले से गुजरती है और ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है और इसी जगह पर कोयले की खदानें हैं, इसीलिए इसका उत्तर सीधा सीधा क्या आएगा, मध्य प्रदेश आएगा। न आंध्र प्रदेश, न बिहार, न झारखंड, यहाँ पर ये जिला नहीं है। और ये जिला जिस राज्य का होगा वही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसलिए इसमें तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको सीधा सीधा समझना था कि सिंगरौली फेमस क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? हुगड़ी जन है कहाँ पर, पहले तो हम लोग इस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, हुगड़ी जन में किस चीज़ का उत्पादन होता है? क्या हुगड़ी जन में कोयले का उत्पादन होता है? क्या पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? क्या सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? या फिर क्या पेट्रोलियम का उत्पादन होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुगड़ी जन जो है ये आसाम राज्य में पाया जाता है। असम जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों का सबसे बड़ा राज्य है। भारत में जो उत्तर पूर्वी राज्य है, 7 सिस्टर और एक सिक्किम, 7 बहनें और सिक्किम मिला के 8 राज्य। इन 8 राज्यों में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्टेट जो कहा जाता है वो आसाम ही कहा जाता है। और ये हुगड़ी जन आसाम में मिलेगा आपको। लेकिन हुगड़ी जन में कभी आसाम में आपने बहुत कम सुना होगा कि वहाँ पे कोयले के भंडार है। कोयले के भंडार आसाम में आपको नहीं मिलेंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाता है। बाकी बात करें किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो क्या पवन ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा, क्या पेट्रोलियम ऊर्जा, किसका उत्पादन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो सबसे पहला पेट्रोल का कुआं खोदा गया था वो असम में खोदा गया था और उस जगह का नाम था डिगबोई। डिगबोई में सबसे पहले पेट्रोलियम के लिए कुआं खोदा गया था। अंग्रेजों की पहल थी ये। सबसे पहले हमें कोयला जो पेट्रोलियम मिला था वो यहीं पर मिला था। डिगबोई के बाद और भी वहाँ पर जगह है नहरकटिया, यहाँ पर भी पेट्रोलियम के निक्षेप मिले थे। नहरकटिया के अलावा असम में और क्षेत्र है जहाँ मिला था, जैसे रुद्र सागर नाम की जगह पर भी यहाँ पर पेट्रोलियम के निक्षेप मिले थे और पेट्रोल अभी भी वहाँ से निकाला जा रहा है। इसके अलावा एक और लास्ट जगह बनती है जिसका नाम है हुगड़ी जन। यह हुगड़ी जन जो जगह है ये भी असम में पड़ती हैं और यहाँ से भी पेट्रोलियम निकाला जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सही वो क्या होगा, पेट्रोलियम के लिए फेमस है हुगड़ी जन। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर है, ये आसाम में है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में पेट्रोलियम हर जगह नहीं मिलता है। भारत में पेट्रोलियम असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है और महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई में मिलता है। तो बम्बई महाराष्ट्र और असम में मिलता है, बम्बई गुजरात असम में मिलता है। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी कुछ निक्षेप पाए गए हैं। तो इनके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलता है और कहीं भी आप ढूंढ लोगे तो नहीं, फिलहाल तो नहीं मिला, लेकिन अगर कोई नया चीज़ मिलता है तो वो अलग बात है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, पेट्रोलियम इज द राइट आंसर। इसीलिए हुगड़ी जन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है आपका सही उत्तर पेट्रोलियम। दोस्तों आप भी इन क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जान ले कि मेरे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाए, तो मुझे भी लगेगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो वाकई में सही आपकी पढ़ाई चल रही है। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या आपकी पढ़ाई एडवांस में चल रही है। अगर आप अपनी पढ़ाई एडवांस में कर रहे हैं तो बिल्कुल वो आप अपना उत्तर दे करके उस चीज़ को बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या हो गया, घ वाला ऑप्शन पेट्रोलियम उसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पवन ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? पवन ऊर्जा से क्षेत्र कौन सा है? मैं आपको बता दूं पवन ऊर्जा कैसे निकाली जाती है। पवन ऊर्जा के लिए कोई पवन चक्की लगाई जाती है, आपने देखा होगा कि ऐसे ब्लेड वाली पवन चक्की लगाई जाती है, ये घूमती रहती है। ये घूमती तो यहाँ से एक जो बेल्ट होता है उसके थ्रू यहाँ पर जो है जनरेटर घुमाया जाता है और वो जनरेटर क्या करता है, वही जनरेटर पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हवा चलेगी तो हवा के जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हवा के चलने से ये ब्लेड घूमती है और ब्लेडें घूमने की वजह से क्या हो जाता है, पवन की जो ऊर्जा है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पवन ऊर्जा का उत्पादन किन क्षेत्रों में हो सकता है? पवन ऊर्जा के उत्पादन के 2 प्रमुख क्षेत्र है, वो समझा देता हूं मैं आपको कि पवन ऊर्जा हर जगह नहीं हो सकती। पवन ऊर्जा हो सकती है नंबर 1 कहाँ पर, एक तो पर्वतीय इलाकों में पवन ऊर्जा के ज़्यादातर चांसेस हैं क्योंकि वहाँ पर हवाएं तेज चलती हैं, और दूसरा है तटीय इलाकों में, जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी हैं।
और भारत में कुछ ही राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का जो है संभावना है। एक राज्य है आपका गुजरात, जहाँ पर पवन ऊर्जा की एक अच्छी खासी संभावना है। दूसरा राज्य है आपका तमिलनाडु, ये सबसे टॉप पे चलते हैं, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु भी यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर पवन ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकाली जाती है। दोनों टॉप पे चलते हैं, तमिलनाडु। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी मिलेगी आपको, और भी कई राज्य हैं, लेकिन ये 2 राज्य बड़े फेमस हैं। और ये जो जगह पूछी जा रही है पवन ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र जो है तांबा, सांबा, लांबा, ये तो एक राइमिंग बना दी गई है। इसका सही उत्तर जो होगा वो वही है जो इन क्षेत्रों में से है, तमिलनाडु और गुजरात में से एक है वो। तो हमारा जो उत्तर सही है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का जो संयंत्र, जो प्लांट बनाया गया है, जो एरिया है, उसी का नाम वो जो गुजरात में है और उसका नाम है लांबा। तो लांबा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए लांबा का नाम पूछा गया। दोस्तों यकीन मानिए हमारे जो आपकी पुस्तक है, जो बुक है, उनमें उन्हीं चीज़ों को जगह दी जाती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जाहिर सी बात है लांबा बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो कि गुजरात राज्य में, और गुजरात पवन ऊर्जा के मामले में सबसे टॉप पे है। और दूसरा मैंने बताया आपको तमिलनाडु भी, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि यही राज्य है, तटीय इलाकों के सारे राज्यों में संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है पूगा घाटी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पूगा घाटी में क्या मिलेगा? क्या पूगा घाटी भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? क्या पूगा घाटी ज्वारी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? क्या पूगा घाटी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? या फिर पूगा घाटी पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको बता दूं, पूगा घाटी जो है ये आपको मिलेगी लद्दाख में। लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पर पूगा घाटी मिलती है। और पूगा घाटी जो है ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है, यानी भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। तो ताप ऊर्जा भी लिख सकते हैं उसकी जगह, भूतापी ऊर्जा, ताप ऊर्जा जो है उसको एक ही बात होती है, मतलब कई जगह ताप ऊर्जा लिख के बोला जाता है। तो धरती के अंदर से जो गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी की वजह से पानी गर्म हो जाता है और अंदर का जो पानी फोड़ के बाहर निकलता है धरती को, उस पानी की फोर्स से, उस बल से हम लोग भूतापी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। भारत में 2 ही जगह है, हिमाचल प्रदेश का मणिकरण एक एरिया है जहां पर, और दूसरा लद्दाख का पूगा घाटी, जहां पर भूतापी ऊर्जा का काफ़ी अच्छा स्रोत है। तो यहां पर न ज्वारी ऊर्जा है, क्योंकि लद्दाख में ज्वारी ऊर्जा कैसे होगी? ज्वारी ऊर्जा तो ज्वार भाटा से होती है जो समुद्र से आती है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कोयला नहीं हो सकता, कोयला गोंडवाना एरिया का सबसे नीचे कोयला है, हिमालय वाले एरिया में कोयले के निक्षेप नहीं मिले हैं फिलहाल, बहुत कम मात्रा में, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं कुछ हद तक टर्शरी काल के, तो वो कम है। उसके अलावा पेट्रोलियम उत्पादन भी अभी वहाँ नहीं मिला है। तो जो चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है आपका? भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। और अगर आपकी किताब में ताप ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध लिखा हुआ है तो वही सही आंसर उसका होगा। मैंने उसको सही कर दिया है कि भूतापी ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए। खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरना है। देखिए खाली स्थान में क्या आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। कलपक्कम में कौन सा ऊर्जा उत्पादन का, किस ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। नाभिकीय ऊर्जा लिख दो या परमाणु ऊर्जा लिख दो, तो कलपक्कम में जो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब ये 1951 में देश के कोयले का उत्पादन कितने करोड़ टन था? तो लगभग 3.5 करोड़ टन के आसपास आता है। तो 3.5 करोड़ टन था। ये तो आपको रटना पड़ेगा। देखो दोस्तों, क्या ये डेटा है और इसको आपको याद रखने का कोई ऐसा तरीका नहीं है। आपको जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो 3.5 करोड़ टन उस समय कोयला होता था। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़कर हो गया, अब तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको डेटा भी बता दूंगा कि वर्तमान में कुछ साल में हम लोग कितना उत्पादन कर रहे हैं। अंकलेश्वर में किस चीज़ का उत्पादन होता है? तो अंकलेश्वर जो है ये पड़ता है आपके गुजरात में। और मैंने आपको बताया था कि गुजरात, असम और बम्बई, ये 3 क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। तो अंकलेश्वर में जाहिर सी बात है कि पेट्रोलियम तेल का उत्पादन होगा। तो तेल का उत्पादन आप लिख दोगे तो भी सही होगा। इसकी जगह आप पेट्रोलियम का उत्पादन लिखोगे तो भी वो आपका उत्तर सही होगा। ज़रूरी नहीं कि जो उत्तर ये बताया जा रहा है ये आप लिखे। ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है और पेट्रोलियम तेल में आता है, इसलिए इसका उत्तर तेल कर दिया गया। आप चाहे तो पेट्रोलियम भी करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट है मथुरा तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है? सीधी सी बात है, मथुरा कहाँ पर है? मथुरा किस राज्य में स्थित है? ये तो जितने भी लोग जानते हैं वो सब बता देंगे मथुरा भाई मथुरा कहाँ पर। मथुरा वृंदावन कहाँ का प्रसिद्ध है? और ये तो भगवान कृष्ण की भूमि है। तो मथुरा जो है प्रसिद्ध है यूपी का, उत्तर प्रदेश का। तो इसका उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना पर किस पर विकसित किया गया है?
हीराकुंड जल जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर विकसित किया गया है? मैं आपको बता दूं कि दुनिया की तो नहीं लेकिन इंडिया की सबसे लंबी नदी है। तो इंडिया की सबसे जो लंबी नदी है उसी नदी पर है ये, और उसका नाम है महानदी, जो कि निकलती है छत्तीसगढ़ से बहते बहते उड़ीसा में जाती है, और उड़ीसा में जाकर के उड़ीसा के अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये महानदी काफ़ी लंबी नदी है, हालांकि इससे लंबी लंबी और भी नदियां भारत में हैं, लेकिन महानदी पर सबसे लंबा बांध बनाया गया उड़ीसा में, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये एक जल विद्युत परियोजना है। जल विद्युत परियोजना का मतलब होता है कि इस बांध से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत उत्पन्न की जा रही है, और ये महानदी पर विकसित किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में महानदी नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच में विवादित है। पानी की मात्रा को लेकर के दोनों में कुछ विवाद चल रहा है। ऐसी बहुत सारी नदियां भी हैं जो विवादित हैं। अभी तो मैंने आपको महानदी का एक एग्जाम्पल दे दिया कि महानदी भारत के 2 राज्यों के बीच में विवादित है, और अब आपका टास्क ये है कि और दूसरी नदियों के नाम बताएं जो भारत में विवादित हैं। कौन कौन सी नदियां भारत में 2 राज्यों के बीच में या 3 राज्यों के बीच में विवादित हैं, उसका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में होना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको और नदियों के बारे में जानकारी भी है, क्योंकि एक का तो मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, ये चारों के चारों 5 के बजाय ऑप्शन आपके सामने है कि भाई कलपक्कम जो है वो परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कलपक्कम, केगा, नरोरा, है ना, कुडनकुलम, ये सब, रावत भाटा, ये सब नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ चैप्टर रिवीजन में, जब यूनिट वाइज रिवीजन किया था तब। 1951 में कोयले का उत्पादन 3.5 लाख टन होता था, 3.5 करोड़ टन होता था, क्षमा करें, 3.5 करोड़ टन होता था। और अंकलेश्वर गुजरात का एक शहर है, एक जगह है जहाँ पर पेट्रोलियम तेल का उत्पादन होता है। मथुरा तेल शोधन केंद्र मतलब होता है रिफाइनरी, जहाँ पर तेल को प्योर किया जाता है, मतलब जो क्रूड ऑयल होता है उसको प्योर किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश में है। और हीराकुंड जल विद्युत परियोजना ये जो है ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर विकसित की गई है। अब बात करते हैं, इसको मिलान करते हैं कि भाई सही जोड़ी का मिलाने का प्रयास करते हैं। मोह पानी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, रुद्र सागर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, फरक्का किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। एक तरफ आपको जगह का नाम दिया गया और दूसरी जगह आपको ऊर्जा का नाम दिया गया, किस ऊर्जा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। मोह पानी, रुद्र सागर, फरक्का, तारापुर और ताता पानी, इसमें से जो चीज़ आपको सबसे पहले से सटीक लग रही है कि यार ये हो सकता है, तो उसकी जोड़ी हम बना सकते हैं। देखिए, अगर आपके दिमाग में नाभिकीय ऊर्जा चल रही है कि नाभिकीय ऊर्जा के कुछ ही जगह है, इसलिए आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग। और महाराष्ट्र का एक जगह जिसका नाम है तारापुर नाभिकीय यानी परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका सही उत्तर हो गया। तो परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये आपका परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध हो गया तारापुर। और रुद्र सागर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि असम में रुद्र सागर, और असम में कोई दूसरी ऊर्जा नहीं, असम में तो केवल पेट्रोलियम ऊर्जा जो है, पेट्रोलियम के निक्षेप बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। उसके अलावा बात की जाए, अगर हम लोग बात करें मोह पानी की, तो मोह पानी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मोह पानी मध्य प्रदेश का है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और ताता पानी जो है वो सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बचा हुआ फरक्का आपका ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका एक सही उत्तर हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे समझते हैं, इसका सही जोड़ी मिलान करते हैं जो हमने इसका सही किया है। तो देखिए, मोह पानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोह पानी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो मोह पानी जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और रुद्र सागर जो आसाम में स्थित है, मैं आपको बताया कि आसाम में ज़्यादातर पेट्रोलियम के निक्षेप मिले हैं, और सबसे पहला पेट्रोलियम का जो निक्षेप मिला था वो आसाम में ही मिला था, उसका नाम था डिगबोई में सबसे पहले कुआं खोदा गया था पेट्रोलियम निकालने के लिए। उसके अलावा नाहरकटिया है ना, उसके अलावा ये रुद्र सागर, ये सब वहाँ के ही क्षेत्र है, तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। फरक्का जो है ये वेस्ट बंगाल में है और ये ताप विद्युत के लिए फेमस है। इसके अलावा तारापुर जो है वो परमाणु ऊर्जा के लिए है, और ताता पानी में सोलर प्लांट बनाया गया। ताता पानी की एक और ख़ास बात है, ताता पानी के बारे में एक और ख़ास बात मैं आपको लिख देता हूँ कि भारत का पहला जियोथर्मल एनर्जी भूतापी ऊर्जा यहाँ पर लगाया गया है। तो भूतापी ऊर्जा के लिए भी फेमस है ये, पहला भूतापीय संयंत्र जो है भारत का वो यहाँ पर लगाया गया है, इसलिए ताता पानी भूतापी ऊर्जा, ये करंट का न्यूज़ है कि भाई भूतापी ऊर्जा के लिए भी प्रसिद्ध है और काफ़ी बड़ा यहाँ पर संयंत्र लगाया गया। लेकिन ताता पानी सौर ऊर्जा प्लांट भी वहाँ पर है, इसलिए उसके लिए भी प्रसिद्ध है। तो दोनों चीज़ें सही हैं। तो ये आपका है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसका उत्तर।
और अगर आपको कोई सही जोड़ी मिलान में कुछ अच्छी चीज़ लगे तो आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे तो आप हमें सजेशन नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो आपको कुछ लग रहा हो या कुछ नया चीज़ बनवाना हो, आपको लग रहा है कि सिलेबस के साथ साथ कुछ नए वीडियोज़ आना चाहिए किसी टॉपिक पर या किसी विशेष टॉपिक पर, तो आप वो लिख कर भेज सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए कमेंट पर बिल्कुल विचार करते हैं और अगर सही हुआ तो हम उस पर वीडियो भी बनाते हैं। बात करते हैं अब लिखित प्रश्नों की। लिखित प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में देना है। सब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ठीक है, 50 शब्दों से मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट गिन के आप 50 शब्द दो, लगभग 40-45 शब्द भी आप लिखेंगे तो आपका उत्तर जो है उसके आपको प्रॉपर मार्क्स मिल ही जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। प्रश्न क्रमांक 9 में जो है, भारत में कोयले के वितरण व उत्पादन के क्षेत्र के कुल केंद्र के नाम बताइए। भारत में कोयले का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, उन क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। देखिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो पहले आपका दिमाग में होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य में होना चाहिए। पहले आपको राज्यों के नाम रटे होना चाहिए, उसके बाद तो क्षेत्रों के नाम रटेंगे। तो मैं राज्यों के नाम बता देता हूँ कि राज्यों में कहाँ कहाँ होता है। भारत में कोयला जो होता है वो झारखंड में होता है, झारखंड राज्य। बिहार का पड़ोसी राज्य, वहाँ पर कोयला होता है। उसके अलावा कोयला होता है छत्तीसगढ़ में, बहुत ज़्यादा कोयला होता है, यहाँ पर भी कोयला काफ़ी मिलता है, छत्तीसगढ़ में कोयले के भंडार हैं। उसके अलावा कोयला आपका पश्चिम बंगाल में होता है, तो पश्चिम बंगाल भी आप क्या कर सकते हैं, ये भी रटने लायक है, इसको भी आप रट सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कोयला मिलता है, तो यहाँ पर भी कोयले के भंडार हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी मिलता है, तो उड़ीसा में भी कोयले का भंडार है। अगर लग रहा है कि बिहार में भी कुछ विशेष क्षेत्र है तो उसके नाम भी आप लिख सकते हैं। अगर इन 5 राज्यों के भी नाम आपने लिख दिए और कुछ क्षेत्रों के नाम अगर आपने रट के रखे हैं और वो क्षेत्रों के नाम भी अगर आप मेंशन कर देते हो तो आपका उत्तर का जो 50 जो शब्द है वो वैसे भी पूरे हो जाते हैं। एक एक करके सारे राज्यों के नाम लिख सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल झारखंड में आपको मिलेगा झारिया एक जगह जहाँ पर आपको कोयला मिलेगा, और बोकारो, धनबाद, यहाँ पर आपको कोयला मिलेगा। अच्छा, एक बड़ी खास बात है, अगर आपने नोटिस की है तो मैं बता दूं कि भारत में ज़्यादातर जगह जहाँ पर कोयला और लोहा मिलता है वहीं पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी बसाई गई है। जैसे ये बोकारो और इस जगह पर झारखंड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर इस एरिया के आसपास, और यहाँ पर आपको टाटा प्लांट मिल जाएगा और दूसरी कंपनी भी बड़ी बड़ी मिल जाएगी। क्योंकि उनको कच्चा माल, कोयला वगैरह पास से मिल रहा है, ज़्यादा दूर से लाएंगे तो उनको महंगा पड़ेगा, इस वजह से वो वहाँ पर बसाते हैं फैक्ट्रियाँ जहाँ पर उनको कोयला और दूसरी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाए। गिरिडीह एक जगह है झारखंड की, ये भी गिरिडीह में भी, कर्णपुरा, उसके अलावा रामगढ़ क्षेत्र। तो आपको झारखंड के ज़्यादा क्षेत्र लिखने पड़ेंगे क्योंकि बिहार का ही क्षेत्र आता था। सन 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बना, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये भारत का लगभग 28वां राज्य था झारखंड, जो बना था बिहार से अलग होके। और उसी साल सेम 3 राज्य बने थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000। उसके अलावा उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर, और 15 नवंबर के दिन झारखंड अलग हो गया बिहार से 2000 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का एक जगह है चिरीमिरी, यहाँ पर भी कोयला मिलता है। उसके अलावा विश्रामपुर, झिलमिली और कोरबा बड़ा फेमस है उसके लिए, यहाँ पर आपको कोयले के निक्षेप मिलते हैं। देखिए, सारे नाम रटने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 नाम भी अगर आपको एक स्टेट के याद हो जाते हैं तो आपका उत्तर वैसे भी 50 वर्ड में आ ही जाएगा। उसके अलावा उड़ीसा का तलचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज और मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंगरौली और सोहागपुर, उमरिया, मोहापानी, ये सारे के सारे कोयला के भंडार है। मध्य प्रदेश में काफ़ी कोयला मिलता है, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया और मोहपानी कोयला के भंडार है, जबकि पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयले के लिए प्रसिद्ध है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रानीगंज भारत की पहली कोयले की खदान थी। सबसे पहले भारत में कोयला जिस जगह से निकाला गया था वो पश्चिम बंगाल का रानीगंज ही था, जहाँ पर सबसे पहले कोयले की खदान खोदी गई थी। उसके अलावा तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, और वहीं आपको महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा। चांदा, वर्धा और कापटी और बर्दर प्रमुख जिले हैं, तो आप चांदा का नाम याद रख लो तो भी काम हो जाएगा। तो इतने 4, 5, 6 राज्यों के नाम अगर आप लिख देते हो तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ से होता है कोयले का उत्पादन। बिहार में जो क्षेत्र था वो तो झारखंड में चले गए, बिहार का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र था वो सब झारखंड में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न पूछा गया उसमें जो शब्द है वो है जल विद्युत। ये जल विद्युत क्या होता है? पानी से बिजली निकालना। क्या पानी में बिजली होती है जो उसको निकाल लेते हैं हम लोग?
बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि भाई पानी में बिजली होती है, उसको निकाल लेते हैं और पानी से बिजली निकल जाती है, तो फिर पानी की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। देखिए, हम लोग पानी से बिजली नहीं निकालते, पानी की मदद से बिजली बनाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो पानी की मदद से बिजली कैसे बनाते हैं? देखिए, बिजली जो बनती है, अगर हमने टरबाइन को घुमा दिया, टरबाइन जो एक बड़े बड़े पंखों वाला होता है, टरबाइन को घुमा दिया और टरबाइन से जुड़ा होता है जनरेटर, टरबाइन से जनरेटर घूम जाता है और तो जनरेटर क्या करता है? बिजली पैदा करता है। आपने बिजली पैदा करने वाला जनरेटर को अपने जीवन में कभी तो देखा होगा, कई बार शादियों में इस्तेमाल होता है, कई बार लाइटें चली जाती है तो जनरेटर स्टार्ट करते हैं। जनरेटर में हम लोग नॉर्मली डीजल या पेट्रोल भर के उसको स्टार्ट करते हैं और वो क्या करता है? लाइट निकालता है। मतलब जनरेटर के पास वो कैपेसिटी है कि वो क्या निकालेगा? लाइट निकालेगा। लेकिन हमारे लिए पेट्रोल वो इतना महंगा है ना, और पेट्रोल कब तक डालते रहोगे? पेट्रोल डालेंगे, उससे विद्युत उत्पन्न करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करो कि अब जनरेटर को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है और जनरेटर को घुमाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस जनरेटर को जोड़ दिया किससे? बड़ी बड़ी पत्तियों से, ब्लेड से जोड़ दिया, जिसको टरबाइन बोलते हैं। अब उन टरबाइन की बड़ी बड़ी पत्तियों पर ऊपर से पानी गिराते हैं तो वो टरबाइन घूमता है और वो घूमता है तो जनरेटर घूमेगा और जनरेटर लगातार घूमेगा तो जनरेटर जितना घूमेगा उतनी एनर्जी क्या कर देगा? प्रोड्यूस कर देगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं पन बिजली केंद्र या पन बिजली प्रोजेक्ट, इसी को बोलते हैं जल विद्युत ऊर्जा। तो जल से ऊर्जा उत्पन्न करना। भारत में सबसे पहले जल विद्युत का उत्पादन जो किया गया था वो किया गया था दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में सबसे पहले ये एक प्रोग्राम लाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में सबसे पहले भारत में जल विद्युत उत्पन्न की गई थी। दार्जिलिंग के अलावा जो दूसरा जल विद्युत उत्पन्न करने का जो जगह था वो था कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी एक बनाती है जलप्रपात और उस जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात। तो कावेरी नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। इस शिव समुद्रम जलप्रपात में भी जल विद्युत उत्पन्न किया गया था। तो भारत में सबसे पहले जल विद्युत का उत्पन्न जो किया गया था वो किया गया था दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और असम वाला एरिया आता है वहाँ पर। और दूसरा ये कावेरी नदी में जो शिव समुद्रम बांध बनाया था दक्षिण भारत में आता है, ये यहाँ पर भी जो है ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी। उसके अलावा बहुत बड़े बड़े बांध बनाकर, जैसे भाखड़ा नांगल बांध, जैसे मध्य प्रदेश का सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर, गांधी सागर, इतने बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। यहाँ तक कि गंगा नदी पर टिहरी बांध, फरक्का बांध, ये भारत में हजारों बांध होंगे। तो बड़े बड़े बांध बनाकर दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब क्या है? जल विद्युत परियोजना है। तो जल विद्युत परियोजना के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं कि भारत में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। इसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं के द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए थे। इनमें भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना आदि प्रमुख है। मैं और भी नाम इसमें लिखवा सकता हूं अगर आपको उत्तर बड़ा करना है तो हमारा 10वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसके अलावा मान लो आपने लिख दिया कि भाई आपको याद नहीं रहा कि भाई भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना नहीं याद रही, तो और भी बांधों के नाम लिख सकते हैं जहाँ से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जैसे साउथ इंडिया की बात कर लो, जायकवाड़ी परियोजना। जैसे साउथ इंडिया की बात कर लो भाई, अलमाटी बांध, मेट्टूर बांध, मध्य प्रदेश के कई बांधों से निकाली जा रही है। जैसे सरदार सरोवर बांध गुजरात में भारत का सबसे बड़ा बांध है, टिहरी बांध से निकाली जा रही है। तो बहुत सारे बांध है, लेकिन ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड से होती हुई जाती है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसलिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर लिखा जाता है ना बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजना, वहाँ पर बांध का उद्देश्य एक नहीं, एक से ज़्यादा होता है। और इंडिया का सबसे पहली नदी घाटी परियोजना जो है वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो कि अमेरिका की टेनेसी नदी से इंस्पायर्ड है, उससे मतलब प्रेरित होकर बनाई गई थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर के भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना वो बनाई गई थी, तो उसका नाम क्या होगा? भाखड़ा नांगल परियोजना, क्षमा करें, दामोदर घाटी परियोजना, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सबसे पहले विद्युत का उत्पादन 1887 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। उसके बाद कावेरी नदी के ऊपर एक जलप्रपात बनता है, जब कावेरी नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। यहाँ पर भी दूसरा जो है जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। ऐसे करते करते भारत में कई सारे जल विद्युत उत्पादन किया गया है और आज भारत में हजारों बांध है जहाँ से जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है और भारत में जल विद्युत की आपूर्ति पूरी हो पा रही है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11, भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम बताइए। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादक के 5 केंद्रों के नाम है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां।
मैं लिखूं उससे पहले आपके उत्तर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप जल्दी से जल्दी अपना कमेंट देंगे तो मुझे भी पता चल जाएगा कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, यूपी उत्तर प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। जैसे कलपक्कम, कलपक्कम, कुडनकुलम, ये भी आपने नाम सुना होगा, कुडनकुलम, ये आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ये शॉर्ट फॉर्म आप समझ जाते होंगे, अगर मैंने यूपी लिखा मतलब उत्तर प्रदेश, मैंने TN लिखा मतलब तमिलनाडु। और इसके अलावा रावत भाटा, ये भी जानना आप, रावत भाटा जिसको प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका होगा राजस्थान में, RJ। इसके अलावा केगा, केगा कहाँ पर है, केगा आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और पांचवा आखिरी लिख देता हूँ, तारापुर, तारापुर का नाम अभी हमने सुना था, और तारापुर कहाँ पर है, MH मतलब होता है महाराष्ट्र। तो ये शॉर्ट फॉर्म तो आप समझ गए होंगे। तो नरोरा, कलपक्कम, रावत भाटा, केगा और तारापुर, 5 आपने लिख दिए तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको राज्य का नाम भी लिखना है। सबसे बड़ा, लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो है हमारा वो है कौन सा, कुडनकुलम। ये नया है, आखिरी में बना है और सबसे नया है। तो आपको ये नाम रटने हैं, लिखने हैं, क्योंकि काम के नाम है। तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर केंद्र जिसका नाम रावत भाटा भी है। तो ये रावत भाटा बड़ा फेमस है नाम, तो रावत भाटा ये उसी को बोलते हैं। कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक और बड़ा बनाया गया जिसका नाम है कुडनकुलम, कुडनकुलम। तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि हो सकता है इसको पूछ ले, सबसे बड़ा है अभी इसलिए, कुडनकुलम तमिलनाडु। रूस की सहायता से बना था, रूस की सहायता से, कुडनकुलम। नरोरा उत्तर प्रदेश में है और काकरापारा गुजरात में है। और एक और मैंने बताया आपको एक एक्स्ट्रा, केगा, तो केगा भी आप लिख सकते हैं, 6 हो जाएंगे। लेकिन पूछे 5 है ना दोस्तों, तो 5 ही लिखना ज़्यादा सही रहता, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया अगर वही उत्तर देंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, राज्य का नाम जरूर लिखना कि वो कहाँ पर है। राज्य का नाम नहीं लिखोगे तो उत्तर के जो मार्क्स है वो आपके कट जाएंगे, ज़्यादा उत्तर के मार्क्स आपको सही नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सही लेकिन पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। अगर पूरे मार्क्स चाहते हो तो पूरे तरीके से लिखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जाना चाहिए, किन्हीं 3 उपायों के नाम लिखिए। संसाधन के संरक्षण के लिए मतलब देखिए, मान लो ये ऊर्जा संसाधन की बात कर लो, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, अभी तक हम लोग संसाधन ही तो पढ़ते आ रहे हैं, सब संसाधन हमने पढ़ लिए, लेकिन हमने सोचा ही नहीं कि संसाधन का संरक्षण कैसे होना चाहिए। हालांकि कुछ चैप्टर्स में हमने बात जरूर की थी इस मुद्दे पर, अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल सोच पा रहे होंगे। संसाधन का सही तरीके से उपयोग करो ना, जितना यूज़ हो रहा हम लोगों को उतना उपयोग करें। अगर पानी की बात करें, जल एक संसाधन है, तो नल उपयोग के बाद बंद कर देना चाहिए, फालतू पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले, ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती है। अगर आप उस राज्य से हैं तो आप वो चीज़ समझ पाएंगे, क्योंकि हम वैसे नॉर्मल किसी चीज़ की कमी को समझते तब हैं जब वो हमारे साथ बीतती हैं, अदरवाइज़ वो कमियाँ हमें समझ में नहीं आती हैं। तो क्या क्या उपाय है, 2-3 उपाय हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला उपाय है कि संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए। संसाधन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, हम संसाधन का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे। विवेकपूर्ण इस्तेमाल मतलब समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। संसाधन काम के है तो अगर आपको काम हो रहा है तो ही उत्पादन करें, फालतू में संसाधन को वेस्ट ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग संसाधनों को वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें हो जाती है, इकट्ठा कर लेते हैं और उनको यूज़ ही नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि बहुत सारे लोग बिजली कितना उत्पादन कर लेते हैं। आपको पता है बिजली कैसे उत्पादित हो रही है? हम परमाणु संयंत्र चला रहे हैं, पन बिजली चला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, जिससे आपके घर में बिजली आती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं और अपनी लाइटें, पंखे खुले छोड़ जाते हैं। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो बिल भले ही भर देते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी बिजली तो वेस्ट हो रही है ना, हमें दोबारा बिजली बनानी पड़ेगी ना उसके लिए, और कोयला और ये चीज़ें सब कम है हमारे पास में, तो कहीं ना कहीं बिजली का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए जितना उपयोग हो। इनके विकल्पों की खोज कर उसका उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। जब हम लोग संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, संसाधन ज़्यादा ही जो है मात्रा में उपयोग हो रहे हैं, तो संरक्षण करने का एक और तरीका विकल्प ढूंढ लो। जैसे पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, पेट्रोलियम हमारे पास बहुत कम है, इतना है ही नहीं, हम तो मंगवाते हैं ऊपर, हम मंगवाते इसी वजह से हमारी इकोनॉमी पर जो है आयात बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विकल्प हमने ढूंढ लिया और हम लोग बोले कि भाई हमारे पास तो बैटरी से चलने वाली
कारें आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ गई है, ये विकल्प नहीं तो और क्या है। सीएनजी से कारें चल रही है, बाइक चल रहा है और बैटरी वाले रिक्शा वगैरह चल रहे हैं, ये सब क्या है, ये पेट्रोलियम का विकल्प है ना। तो इनके विकल्पों की खोज कर उनके उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए और सरकार लगातार दे भी रही है। आप देख रहे हो ना, लगातार बिजली वाले वाहन चल रहे हैं। बिना जरूरत ऊर्जा का विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे। जब जरूरत नहीं है तो फालतू में बिजली का उपयोग नहीं करना चाहिए। खाली कमरे में एसी चला दिया और आप कहीं घूमने चले गए, एसी चल रहा है, कमरा ठंडा हो रहा है, लेकिन किसी को उसका फायदा नहीं हो रहा है। कई लोग क्या होते हैं, जब टेम्परेचर गिर भी जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी उनको आदत होती है एसी चलाने की, एसी में सोने की, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा कंजम्पशन टोटल यूनिट की रेट बढ़ा देगा। गरीब आदमी को तो पे ही करना है ना। तो क्या होता है, ज़्यादा आप कंजम्पशन करोगे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो उसका असर गरीबों पर ही होता है। हमारे द्वारा किया गया हर काम इस देश में महंगाई बढ़ा सकता है। इसलिए महंगाई बढ़ने पर अमीर जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एसेट्स है, संपत्ति, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है एक आम आदमी पर, एक गरीब पर और एक मिडिल क्लास फैमिली पर फ़र्क पड़ता है। तो उसका ध्यान रखें, बिना ज़रूरत के चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिजली का उपयोग नहीं करना है तो बंद कर दो, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन से आएंगे? गैर परंपरागत ऐसे ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जिनके भंडार असीमित है। और जिनके भंडार असीमित है वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकती है आपकी सूर्य की ऊर्जा, जिसको हम लोग बोलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो क्या है, हमारे पास में असीमित भंडार है इसके। इसके अलावा हो सकती है आपकी पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के हमारे पास असीमित भंडार है, पवन ऊर्जा दूसरा ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है ज्वारी ऊर्जा, जो ज्वार भाटा से आती है, जो कि समुद्र से निकलती है। ज्वारी ऊर्जा ये भी हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में है। भूतापीय ऊर्जा भी तो है, जो जमीन के अंदर से निकलती है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, तो अगर आपने 4 ऑप्शन भी लिख दिए तो काफ़ी है ना। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी की सारी ऊर्जा वो ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और ये असीमित है, इनके भंडारण असीमित है। भंडारण को क्या कर सकते हैं भाई, सूर्य से आने वाली रोशनी हमेशा आएगी। भंडारण क्या, वो तो 5 बिलियन साल तक करता रहेगा और प्रकाशित करता रहेगा धरती को। हवाएं चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी तब तक पवन ऊर्जा हम लोग ला सकते हैं। तो उसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो सकता है गैर परंपरागत संसाधन वो होते हैं, एक तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाते, दूसरा असीमित मात्रा में है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सबसे बड़ा गैर परंपरागत स्रोत है। अगर हमारे पास ऐसी टेक्निक आ जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करे, अभी हमारे पास में है टेक्नोलॉजी, हम लोग सोलर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इफ़िशिएंट नहीं है, मतलब उनकी जो क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य ऊर्जा को सीधा कन्वर्ट कर लिया जाए तो हमें बाकी दूसरी ऊर्जा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पवन ऊर्जा, पवन हवा के झोंके से जो टरबाइन जो ब्लेड घूमती है पवन चक्कियों की, उससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। ज्वारी ऊर्जा, ज्वार भाटा से टरबाइन को घुमा के ले हम लोग ऊर्जा निकाल सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जानवरों के गोबर से जो निकलता है, जिसको हम बायोगैस भी बोलते हैं, ये ऊर्जा भी कहीं ना कहीं गैर परंपरागत स्रोत में आती है और बिल्कुल साफ़ सुथरी ऊर्जाएँ हैं। हालांकि कुछ ऊर्जा को निकालने के लिए काफ़ी खर्चा हो सकता है, लेकिन एक बार इंस्टॉलेशन के बाद, एक बार खर्च करना, उसके बाद ऊर्जा आती रहेगी। बहुत सारे लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा का ये जो सिस्टम है इसको इंस्टॉल करवाते ताकि वो साल भर की अपनी ऊर्जा की कंजम्पशन खूब कर ले और जो बिजली बिल आ रहा है वो बचा ले। ऊपर से जो एक्स्ट्रा बिजली है वो बिजली विभाग को भी आप दे सकते हैं। कितनी अच्छी सुविधा है। आप चाहे तो बिजली विभाग को दे सकते हैं, बिजली विभाग आपको उसका कुछ अलग से पेमेंट भी करता है। तो सोचो कितना फ़ायदा है आपको। तो एक बार इंस्टॉलेशन करवा लिया, हल्का सा थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए। देखिए, अगर हमें ऊर्जा बचाना है, अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है तो थोड़ा आलस को त्याग करके इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा और हमें हमारी जिम्मेदारियों को समझना होगा, तभी हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो 200 वर्ड्स वाले आएंगे, बड़े बड़े उत्तर इनके लिखने पड़ेंगे। जैसे ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। अब ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखना है तो ऊर्जा संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत। सबसे पहले तो आप ऐसे करके, आपको अपना उत्तर लंबा करना है तो उसका एक तरीका है, ऊर्जा लिखा, ऊर्जा लिख करके आप ऐसा बनाओ और यहाँ पर लिखो परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा, और फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत
ऊर्जा। परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा, दो तरह की ऊर्जा होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं परंपरागत ऊर्जा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे परंपरागत ऊर्जा में आप क्या लिखोगे, जैसे जीवाश्म ईंधन के नाम लिख लो, कोयला, पेट्रोलियम, है ना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं लेकिन कम मात्रा में है। गैर परंपरागत ऊर्जा में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इनके उदाहरण लिखेंगे आप, तो पहला आएगा आपका सौर ऊर्जा, सबसे बड़ा है सौर ऊर्जा। दूसरा आपका आएगा पवन ऊर्जा लिख सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, दो एग्जाम्पल बिल्कुल काफ़ी है। इसके अलावा ज्वारी ऊर्जा लिख सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा लिख सकते हैं। अब करना क्या, इन सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो आपकी टिप्पणी वाला 200 क्या 400 शब्दों में भी कर सकते हो। आपके पास इतने डेटा है, हम लोगों ने यूनिट रिवीजन कर भी लिया पूरी तरह से। तो बात कर लेते हैं ऊर्जा क्या है। पहले तो समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा वो जो हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करती है। तो जो है ऊर्जा की आवश्यकता हमें जीवन के प्रारंभिक काल से ही रही है, और विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। शारीरिक ऊर्जा मतलब शरीर से ही ऊर्जा इस्तेमाल करते थे हम लोग, सब सारा काम शरीर से करते थे, लेकिन आजकल मशीनें आ गई हैं। कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा है, परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस का भी चलन बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, शुरुआत में हम लोग शारीरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। शुरुआत में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कहीं ना कहीं या तो कुछ लोग पैदल जाते थे या जानवरों का सहारा लेते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मोटर कार आना शुरू हो गई, धीरे धीरे ये मशीनें आना शुरू हो गई। तो इन्होंने हमारे काम को आसान कर दिया, लेकिन ये मशीनें ऐसे ही काम नहीं करती, इनको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हमने ये ऊर्जा निकालना शुरू किया, धीरे धीरे होना शुरू हुआ। ये ऊर्जा के इन संसाधनों को वृहद रूप से दो भागों में बांटा गया, जो मैंने आपको बांट के दिखा। आप वैसे करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। परंपरागत स्रोत और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो अब देखिए, अगर यहाँ 200 शब्द आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, चूंकि ये 200 शब्द यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो आप इसको क्या करना, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को एक्सप्लेन करना कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत थे जिनकी मात्रा सीमित है और जिनके भंडार भी सीमित है, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनर्चक्रित नहीं होते हैं, उनको परंपरागत स्रोत कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि परंपरागत स्रोत का मतलब वही होता है अनवीकरणीय संसाधन। सारे परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनको पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और अब कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत का आप नाम लिख सकते हैं। वहीं अगर गैर परंपरागत संसाधन की बात करें तो लिख सकते हैं गैर परंपरागत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडार अनिश्चित होते हैं, जिनकी मात्रा जो हमेशा आसानी से प्राप्त भी हो जाते हैं, और ये लिख सकते हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन है, ये पुनर्चक्रित होते रहते हैं और कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपका उत्तर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। अपने उत्तर को बड़ा करने का तरीका थोड़ा सा अपने अंदर स्किल्स पैदा करो, तो कहीं ना कहीं आप 200 मार्क्स का उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कोयले के उत्पादन एवं वितरण पर विवरण दीजिए। कोयले का भंडारण कहाँ पर है और कोयले का विस्तार कहाँ पर है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी हमने एक क्वेश्चन में किया था जहाँ पर अलग अलग राज्यों में कोयले के भंडारण लिखे थे। तो जैसे झारखंड का झारिया बोकारो है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज है, मध्य प्रदेश का सोहागपुर सिंगरौली है, मोहापानी है। इसके अलावा और भी राज्य हमारे जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में भी राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में भी बहुत सारी जगह कोयला मिलता है। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा में कोयला मिलता है। तो इन राज्यों के और महाराष्ट्र में कोयला मिलता है। इन राज्यों का एक्सप्लेनेशन देना है, बाकी कुछ नहीं पूछा है उनने। भारत में कोयला उत्पादन एवं वितरण के विवरण दीजिए। तो उत्पादन कितना हो रहा था 1951 में, मैंने आपको बताया, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, 3.5 करोड़ टन उत्पादन हो रहा था। और अब कितना हो रहा है, यही डाटा आपको पेश करना और कहाँ कहाँ हो रहा है, बस इतना बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि कोयला उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और चौथे नंबर पर भारत सबसे प्रमुख स्थान पर आते हैं। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ये काफ़ी बड़े बड़े उत्पादक देश है। भारत लगातार उत्पादन बढ़ा रहा है। चाइना तो दुनिया में टॉप पे भी चलता है। भारत में प्रमुखतः गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला मिलता है और कोयले का 98% जो कोयला हमारे देश में मिलता है वो गोंडवाना समूह में ही है। मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर कोयला भारत में गोंडवाना प्रकार का मिलता है और बचा हुआ जो छोटा मोटा है वो टर्शरी काल में मिलता है, जबकि 2% जो है वो टर्शरी काल का है, टर्शरी प्रकार का कोयला है। इस प्रकार के कोयले जो है वो दामोदर
सोन, महानदी, गोदावरी नदियों की भ्रंश घाटियों में मिलते हैं। ज़्यादातर कोयला जो नदी घाटियों में मिलता है आपको, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, गोदावरी, वर्धा नदी घाटियाँ, इनमें मिलता है। इनकी भ्रंश घाटियों में कोयला पाया जाता है। उत्पादक राज्यों की बात करें तो झारखंड का झारिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा और रामगढ़ है। तो ये आपको याद रखने पड़ेगी झारखंड में कौन कौन सा। झारखंड में 3 याद रख लो, झारिया, बोकारो, धनबाद। ये तो बहुत मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर कोयला सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो चिरमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली और कोरबा छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं उड़ीसा का तलचर एक बहुत उत्पादन क्षेत्र है, बहुत बड़ा कोयले का उत्पादन क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो भारत की सबसे पहली कोयले की खदान थी, वहाँ पर भी आपको कोयला मिलेगा। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सोहागपुर, मोहपानी, उमरिया, यहाँ पर आपको मिलेगा कोयला। उसके अलावा महाराष्ट्र के चांदा में भी आपको कोयला मिलता हुआ दिखाई देगा। चांदा, वर्धा, कांपटी और बर्दर, सारे नाम नहीं रटने हैं, 2-1 नाम भी रटोगे तो काम हो जाएगा। और भारत में जो कोयले का उत्पादन उस समय होता था 3.5 लाख टन के आसपास होता था, 3.5 करोड़ टन के आसपास होता था, और बाद में वो और बढ़ गया। अब तो बहुत ज़्यादा, 2007 के डेटा में बता दूँ तो 45 करोड़ टन है। तो सोचो 2022 में कितना हो रहा होगा। टर्शरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और जम्मू कश्मीर, उत्तर भारत में मिलता है सबसे ज़्यादा। टर्शरी प्रकार का कोयला टर्शरी प्रकार की चट्टानों में मिलता है। बहुत उत्तम किस्म का नहीं होता है, क्योंकि 98% तो आपको क्या मिल रहा है, गोंडवाना वाला कोयला मिल रहा है, बिटुमिनस जो होता है। टर्शरी युग की चट्टान में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। निम्न कोटि मतलब जिसमें लिग्नाइट कोयला हो सकता है, पीट हो सकता है। लिग्नाइट कोयले का उत्पादन तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन तथा राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर में होता है कुछ हद तक। 1951 की बात करिए, डेटा रट लेना, 1951 की बात करें तो कोयले का उत्पादन 3.5 करोड़ टन होता था, लेकिन 2000 में बढ़ करके कितना हो गया, 45.6 करोड़ टन हो गया। ये 2007 का डाटा है, ये आपकी बुक के हिसाब से डाटा दिया हुआ है। नया डाटा अगर आपको मिल जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, या गूगल पर सर्च करके 2022 में, 2021 या 2020 या 2019 जो भी डाटा आपको मिले वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर आज हमारे देश में कितना टन हो रहा है, कितना करोड़ टन हो रहा है। डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा ही हम लोग उत्पादन कर रहे हैं। तो अब तो हमारा उत्पादन काफ़ी आगे पहुंच गया होगा, क्योंकि किताब में 2007 तक का डेटा था, इसलिए मैंने वहीं तक मेंशन किया है। और आप चाहे तो नया डेटा कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में कौन कौन सा आएगा? परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आपका आएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखना है। पेट्रोलियम के अलावा कोयले पर टिप्पणी लिखना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये इन पर टिप्पणी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, यही परंपरागत ऊर्जा के संसाधन है। मैं आपको बता दूं कि कोयला और पेट्रोलियम कैसे बनता है और ये प्राकृतिक गैस कैसे बनती है। लाखों साल पहले करोड़ों स्पीसीज, करोड़ों पेड़ पौधे, जानवर जो है जमीन में दब गए थे। इनके दबने की वजह से सालों से ताप और दाब, क्योंकि धरती के अंदर जाने पर तापमान भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है, प्रेशर भी बढ़ता है। तो ताप और दाब के बढ़ने की वजह से हजारों लाखों सालों में क्या हुआ, ये धीरे धीरे बदल गए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में। तो इन्हीं करोड़ों पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के त्याग से ही हमें ये मिलता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। इसीलिए हमें इन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील है। मतलब सालों से हम लोग कोयले से उत्पादन कर रहे हैं, बिजली का उत्पादन, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये क्षयशील, खत्म हो जाएंगे। ये असीमित भंडार नहीं है, इनके सीमित भंडार हैं। और परंपरागत अनवीकरणीय, पुनर्चक्री नहीं होते हैं, बार बार बढ़ते नहीं, इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत आदि को शामिल किया गया है। इनमें जल विद्युत को छोड़ के सभी अनवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत क्या है कि वो पानी जब तक बहता रहेगा तब तक रहेगी। ये बाकी जल विद्युत थोड़ा साफ सुथरा भी विद्युत है, मतलब ये पोल्यूशन नहीं फैलाता, और इसके जो भंडार है वो सीमित नहीं, असीमित भंडार है। नदियाँ कितनी सारी हैं, बाकी सब अनवीकरणीय, पुनर्चक्रित नहीं हो सकते। इन खनिजों का उपयोग एक बार हो जाने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आप पानी को जितनी बार गिराओगे उतनी बार बिजली पैदा करेगा, तो वो तो असमाप्य है।
उनकी नवीकरण या पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है। होता भी है तो लाखों साल लगते हैं, वापस लाखों साल वेट करना पड़ेगा पेट्रोल बनने के लिए। कुल भंडार में से उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती जाती है। अब आप जितना उपयोग करेंगे उतना भंडार कम होता जाएगा। भंडार कम होगा तो भार बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ियों की संख्या लगातार दुनिया में बढ़ रही है और पेट्रोलियम कम हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, पेट्रोल की प्राइस तो राइज होनी ही है, लेकिन फिर भी लोग पेट्रोल वाली गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। लोगों को CNG और दूसरे ऑप्शन पे आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आना चाहिए। अगर लोग ऐसा नहीं करेंगे तो एकदम से बाहर बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि सारी की सारी गाड़ियां धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ऐसा होगा और इसलिए इन्हें क्षयशील संसाधन कहते हैं, क्योंकि लगातार इनकी मात्रा में कमी आती जा रही है। तो परंपरागत स्रोत जो है ये ज़्यादा समय के लिए हमारे पास नहीं है, इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं वितरण का विवरण दें। तो भारत में कहाँ कहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, इनका विवरण दे। तो अगर मैं ऐसा थोड़ा बहुत नक्शा बनाने की कोशिश करूँ भारत का, ऐसा कुछ, तो मैं अब बताऊंगा कि यहाँ पर असम है आपका। असम राज्य जो है, इसके अगर बात करें, भारत के सबसे पहला है जहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिला था। मैं जगह के नाम लिख देता हूँ कहाँ कहाँ पेट्रोलियम मिलता है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको पेट्रोलियम डिगबोई में, डिगबोई, नाहरकटिया, डिगबोई में पेट्रोलियम मिलता है, नाहरकटिया में पेट्रोलियम मिलता है। उसके अलावा रुद्र सागर, ये सब जगह कहाँ पर है, ये सब जगह असम की हैं, रुद्र सागर, डिगबोई और ये। इसके अलावा आपको गुजरात में भी मिलेगा, गुजरात का अंकलेश्वर, अंकलेश्वर गुजरात पेट्रोलियम के लिए फेमस है। उसके अलावा बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, और उसके अलावा जो मिलता है आपको, यहाँ पर दो नदियाँ गुजरती हैं, एक और दो, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी नदी डेल्टा इलाकों में, यहाँ पर भी पेट्रोलियम मिलता है। तो जहाँ जहाँ पर आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं, ये सब पेट्रोलियम की जगह है। बस इसी के बारे में लिखना है कि कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले जो है डिगबोई में पेट्रोल का कुआं खोदा गया था, तो उसका भी हम लोग बात कर सकते हैं। भारत में पहली बार पेट्रोलियम 1866 में पता लगा था। हमको पता तो हमको 1866 में लग गया था, लेकिन पेट्रोलियम निकाल के करेंगे क्या जब गाड़ियाँ ही नहीं आई थी शुरुआत में इतनी ज़्यादा। तो पेट्रोलियम का पता चल गया था और 1890 में डिगबोई नाम का एक जगह है जो असम में है, पहली बार वहां पर तेल मिला था। इसके बाद 1959 में खंबात के क्षेत्र में और फिर 1975 में बॉम्बे हाई में तेल का पता चला था। मतलब 1975 तक हमारे पास तेल नहीं था। 1975 में सबसे बड़ा क्षेत्र मिल गया था ये बॉम्बे हाई का, और 1975 से आज भी वहाँ पर पेट्रोल लगातार हम लोग निकाल रहे हैं। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है, जहां डिगबोई, नाहरकटिया और हुगड़ी जन, मोरान, रुद्रसागर, निगरू छोटे छोटे तो है। नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में बहुत छोटे छोटे निक्षेप है, लेकिन मेन असम आपका है जहां पर डिगबोई, नाहरकटिया और हुगड़ी जन मिलता है। उसके अलावा रुद्रसागर भी आपका असम में है। बाकी आप मोरान, निगरू और बोरहोल्ला, ये सब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है जो और राज्यों में भी मिल जाते हैं आपको। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कलोल, बलोल ये जगह है। कोसंबा, महजाना और बकरोल, नवगांव, बहुत सारे गांव है जहां पर पेट्रोलियम के निक्षेप मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो निक्षेप गुजरात में मिला है वो अंकलेश्वर में, इसलिए आप अंकलेश्वर का नाम तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अंकलेश्वर के अलावा कलोल, बलोल भी चल सकता है, महसाना में भी मिलता है। उसके अलावा महाराष्ट्र में जो प्रमुख है राज्य में, पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है। और ये धरती में नहीं है, समुद्र के अंदर है वो, थोड़ा समुद्र के पास जाना पड़ेगा, समुद्र के पानी के अंदर से वो निकाला जा रहा है पेट्रोल। सोचो, और इतनी हमारे पास कैपेसिटी थी कि 1975 में समुद्र के अंदर से भी हमने पेट्रोल निकाल लिया, तो आज भी वहाँ पर पेट्रोल निकाला जा रहा है। तो ये भारत के प्रमुख पेट्रोलियम जगह के नाम थे जो आपके सामने थे। इसके अलावा समुद्र में सागर सम्राट नामक एक जल मंच बनाया गया था। जो मैं बॉम्बे हाई की बात कर रहा हूँ ना, बॉम्बे हाई में क्या किया गया था, ये बॉम्बे हाई का बना देता हूँ मैं आपको। बॉम्बे हाई कहाँ पर है, ये यहाँ पर बम्बई है आपका, और बम्बई से थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर यहाँ पर बॉम्बे हाई मिलेगा आपको, बॉम्बे हाई। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर इस बॉम्बे हाई पे से हम लोग कैसे निकालेंगे पेट्रोल निकालने के लिए पहले यहाँ पर एक जल मंच बनाया गया था, जल के ऊपर एक मंच बनाया गया था, और उस मंच में कि हमने क्या किया, वहीं से पेट्रोल निकालना शुरू किया। और उस मंच का नाम है सागर सम्राट। सागर सम्राट नामक एक जल मंच बनाया गया जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है।
देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप में नरीमानन और कोविलकप्पम में तेल मिला है। तो आपको ये चीज़ें याद रखने के बजाय आप 3 नदियों के नाम याद रख सकते हैं, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। इन 3 नदियों के बेसिन में भी आपको कोयले, पेट्रोलियम के एक निक्षेप मिले हैं। इसके अलावा भारत का जो पश्चिमी राज्य राजस्थान के बाड़मेर में एक बेसिन है जिसका नाम है मंगला क्षेत्र। मंगला क्षेत्र में भी तेल मिला है। अभी इन क्षेत्रों में ज़्यादा तेल निकाला नहीं जा रहा दोस्तों, यहाँ मिला है यहाँ पर, लेकिन जहाँ से तेल निकाला जा रहा है वो असम है आपका, गुजरात अंकलेश्वर आपका, और तीसरा बॉम्बे हाई जो सबसे मेन हमारा है। उसके अलावा कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों में बेसिन तो है लेकिन छोटे हैं, ज़्यादा तेल वहाँ पर नहीं है। राजस्थान में मिला है लेकिन अभी इंस्टॉलेशन शायद हुआ या नहीं हुआ ये कोई आइडिया नहीं है, सरकार इस पर काम कर रही है और यहाँ से भी पेट्रोल निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पेट्रोलियम वहाँ पर नहीं है। भारत में इतना ज़्यादा पेट्रोल नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है वो खाड़ी देशों में है। सऊदी अरब में बहुत पेट्रोल मिलता है, उसके अलावा उसके आसपास के कुवैत और जितने भी छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर सब जगह पेट्रोल के निक्षेप पाए जाते हैं। तो आपने पेट्रोलियम वाला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा था, इसको सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखिए। ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत का मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, इन सभी पर टिप्पणी लिखना है और 200 शब्द में लिखना है। तो कहीं ना कहीं हमें इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये पढ़ते हैं इसको, इसका देखते हैं हम लोग इसका कितना अच्छे से उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, चूंकि वर्तमान समय में जो दूसरी ऊर्जा है, परंपरागत ऊर्जा, उनका चलन बहुत ज़्यादा था और आपको पता है ना कि परंपरागत ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे खत्म होती जा रही, कम होती जा रही, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है और इनका क्षय भी हो रहा है, खत्म होती जा रही है, भंडार कम हो रहे हैं। ऐसे में हमें दूसरे विकल्प की जरूरत है और वो दूसरा विकल्प क्या होगा? गैर परंपरागत संसाधन का। तो वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे कई स्रोतों की खोज कर लिया है जिनके भंडार असीमित है। ऐसे हमारे पास ऊर्जा के स्रोत है, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। जैसा कि आपको पता है कि पवन कभी रुक नहीं सकती और सूरज कभी रोशनी देने से मना नहीं कर सकता और ये हमेशा देते रहेंगे, हमेशा चलती रहेगी, असमाप्य संसाधन है। इसलिए इन स्रोतों को हम लोग अक्षय स्रोत, अक्षय ऊर्जा भी जो अगर आपको बोले ना कोई कि अक्षय ऊर्जा का मतलब क्या, जिसका क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, और वो होती है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, और इसे नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। इन स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा, जिसे बायोगैस भी कहते हैं, आदि शामिल होते हैं। हम लोग एक एक करके सारी ऊर्जा के बारे में छोटा छोटा पढ़ते हैं कि कितना हमारे पास अमाउंट आ रहा है और कहाँ कहाँ पर हमने प्लांट डाले हैं। भारत में प्रतिवर्ष 20 मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। भारत में प्रति वर्ष नहीं, प्रति वर्ग में 20 मेगावाट, एक वर्ग एरिया जो है, प्रति वर्ग किलोमीटर का जो एरिया होता है उसमें 20 मेगावाट, इसको मैं किलोमीटर से डिनोट कर देता हूँ, किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में 20 मेगावाट की ऊर्जा देने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है, भारत की जो ज्योग्राफी है बहुत अच्छी है। हम लोग जहाँ पर वहाँ पर साल भर गर्मी गिर सकती है, तो यहाँ पर टेम्परेचर वैसे भी नॉर्मल अच्छा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सौर ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी और जहाँ पर सौर की ऊर्जा ज़्यादा आ गई वहाँ पर सौर ऊर्जा का ऑप्शन बहुत अच्छा खुलेगा। और सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। अब दोस्तों क्या होता है कि किताबों में जो डेटा दिया जाता है वो उस समय दिया होता है जब वो किताबें छपती हैं। हो सकता है कि वो किताब 2007, 2008, 10, 11 जब भी छपी हो, तो उस समय जो सबसे बड़ा प्लांट होता है वो आपके इसमें लिख दिया जाता है। लेकिन सालों साल, साल दर साल कई जगह पर बड़े बड़े सोलर के प्लांट डाले जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कि रीवा में बहुत बड़ा एक जो है प्लांट डाला गया था। ऐसा बोलते थे कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था वो। ऐसे भारत में कई जगह बड़े बड़े सोलर प्लांट डाले जाते हैं। अगर आपको चेक करना है कि वर्तमान में कौन सा है तो आप चाहे तो गूगल की सहायता ले सकते हैं और कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि वर्तमान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट कहां पर है। हम किताब के अकॉर्डिंग चलते, इस वजह हमने किताब के ही ऑप्शंस को यहां लिखा है। भुज क्षेत्र में लगाया गया था जो सबसे बड़ा संयंत्र था। अब बात करते हैं भूतापी ऊर्जा की। पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जैसे आप जाते हैं, गहराई पर जाते हैं, 1 डिग्री तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जैसे आप पृथ्वी की गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा,
है ना, और घनत्व तो बढ़ेगा, लेकिन कम क्या होगा, वॉल्यूम, आयतन कम हो जाता है। तो 32 किलोमीटर की गहराई पर एवरेज है ये, और 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान जो वृद्धि होती है, और इस दृष्टि से धरती के भीतर ऊर्जा और ताप संग्रहित है। मतलब अगर इतना ताप बढ़ रहा है नीचे, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा तो होगी ना, और वो लावा कितना गर्म है, और गर्म होगा तो ऊर्जावान होगा ना। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है, जिसे भूतापी ऊर्जा कहते हैं। भारत में 2 ही जगह इसके संभावना है, एक तो हिमाचल प्रदेश का मणिकरण जगह है, और दूसरा लद्दाख का पूगा घाटी। तो हिमाचल प्रदेश का मणिकरण और लद्दाख का पूगा घाटी, और मध्य प्रदेश में भी एक जगह है जो अभी मिली है, जो इसका नाम है तातापानी। तातापानी में भी एक जगह मिली जहाँ पर ये हो सकता है कि वहाँ भूतापी जो ऊर्जा है वहाँ पर मिल जाए। तो एक तातापानी में भी भूतापी ऊर्जा का एक अच्छा सा स्रोत बन रहा है, जो कि मैंने बताया था, सोलर प्लांट भी है वहाँ पर, और तातापानी में भू ऊर्जा का स्रोत भी यहाँ पर मिलता जा रहा है। तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट हमारा पवन ऊर्जा है। पवन ऊर्जा कैसे निकलती है, तेज चलती हुई हवा। तो तेज बहती हवा से पवन ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है, और देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी संभावना है। मैंने आपको बताया था कि पवन ऊर्जा कहाँ पर ज़्यादा आएगी। पवन ऊर्जा वहाँ ज़्यादा हो सकती है जहाँ पर पहाड़ी एरिया हो, पवन ऊर्जा वहाँ ज़्यादा हो सकती है जो तटीय इलाका हो, समुद्र से पास सटा हुआ इलाका हो, वहाँ पर ऊर्जा की ज़्यादा संभावना हो सकती है। कौन सी ऊर्जा की, पवन ऊर्जा की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो अच्छी संभावनाएं हैं तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी अच्छी। आंध्र प्रदेश में, भारत में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है, और गुजरात का एक एरिया है लांबा, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र, वहाँ पर पवन ऊर्जा का पूरा एरिया बना दिया गया पवन ऊर्जा के लिए। और तमिलनाडु का तूतीकोरिन में भी पवन ऊर्जा के फॉर्म लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि भारत के और राज्य में नहीं, ये बड़े बड़े फॉर्म की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया भी आपको कि 2 राज्य टॉप पर हैं अभी पवन ऊर्जा में, गुजरात और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा टॉप पर ये चलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि तटीय भागों में आने वाले ज्वार से, ज्वार भाटा की बात कर रहे हैं, ज्वारी ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जो तटीय भाग है इनमें समुद्र से जो ज्वार आते हैं, समुद्र का पानी जो बढ़ करके उठ करके तट की ओर जाता है, तो तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा होने वाली या पैदा की जाने वाली ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं, और ज्वार भाटा से ये ऊर्जा चलती है। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावना है, क्योंकि भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं, और इन 9 ही राज्यों में संभावना हो सकती है। भारत में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभावना, 8,000 से 9,000 मेगावाट तक की संभावित ज्वारी ऊर्जा है। संभाव्य ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो अभी हमने अचीव नहीं की है, लेकिन की जा सकती भविष्य में। खंबात की खाड़ी में इसके लिए सबसे अनुकूल है। खंबात की खाड़ी जो कच्छ की खाड़ी वाला एरिया, वहाँ तो सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ, और वहाँ तो हम लोग निकालते भी हैं। गुजरात का ओखा तट एक जगह है जिसके आसपास प्लांट भी बना करके भारत वहाँ पर कुछ मेगावाट की बिजली जनरेट कर रहा है। कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा की संभावना के क्षेत्र है। सुंदरवन आपको पता है पश्चिम बंगाल में मिलता है। ये सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में, ये एक नेशनल पार्क भी है, और यहाँ पर ही आपको द ग्रेट बंगाल टाइगर मिल जाता है। सुंदरवन काफ़ी फेमस जगह है। तो दोस्तों यहाँ होती है हमारा जो पूरा सेशन था आज का, जिसका नाम था बिहार बोर्ड सॉल्यूशन, और इकाई 1 जिसका नाम था ऊर्जा संसाधन, उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आपकी आपकी पुस्तिका में जो लिखे गए हैं, आपकी हमारी दुनिया में जो लिखे गए हैं, उन सबके उत्तर हमने यहाँ जान लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों एक खास बात कि अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर, बिहार बोर्ड के वीडियो यूट्यूब पर आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं, तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं, हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपके लिए दूसरा ऑप्शन मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है, और उस ऑप्शन का नाम है हमारी वेबसाइट, जिसका नाम है magnetbrains.com। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर ओपन करेंगे, आपको मिल जाएगा इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इससे तो साफ जाहिर है कि ये बिल्कुल फ्री होने वाला है, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है
100% फ्री। और यहाँ पर आप अपने टॉप कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ये एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज आपको दिखेगा ना, इसमें आप अपना बिहार बोर्ड ढूंढ लेना। चौथे नंबर पर है बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं। हम कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कक्षा 8वीं पर आप अपना क्लिक करें, और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके कक्षा 8वीं के सारे टीचर जो अभी 8वीं पढ़ा रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आपको सामने दिखाई देने लगेंगे। जैसे ये सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं नया सब्जेक्ट आपको आ जाएगा। अगर आपके डिमांड में कोई सब्जेक्ट है कि वो जल्दी पढ़ाना है तो आप मेंशन कर सकते हैं, हम वो भी सब्जेक्ट आपके लिए कंप्लीट करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना दोस्तों, उसके नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पर क्लिक करें। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने सब्जेक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है वॉच ऑल वीडियोस, यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी जिसे पाठ्यक्रम परिचय मिला है। इसके नीचे और भी लिस्ट आ चुकी है, अपडेट हो चुकी है, जहां पर आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सब कुछ लिखा हुआ है। यहां से आप अपना यूनिट उठा सकते हैं, और जैसे ही लेक्चर पर क्लिक करेंगे आप, वैसे ही आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू। ये बिहार बोर्ड का पाठ्यक्रम परिचय है, ये वीडियो उसमें आ चुका है। इसके अलावा यूनिट 1 जो है क ख ग जो भी आपके पास में है वो सारी डल चुकी हैं, क्योंकि हम यूनिट 1 घ पढ़ रहे हैं, तो बाकी सारी यूनिट आपके सामने आ चुकी होगी। आप आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हैं। नोट्स बनाइए और ख़ास अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन लेना है, जो लोग कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा प्रयास है। तो हमारे प्रयास से जुड़े दोस्तों, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को दी जा रही है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छा लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।